Done? Okay. So let's go back. थोड़ा सा recap, right? We were talking about a common emitter configuration, right? Transistor in a common emitter configuration because मैंने लास्ट वीडियो में या लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि कनेक्शंस कैसे होते हैं, राइट? वो जो टेबल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है स्ट्रेट, वो बेस होता है, emitter होता है. बेस emitter जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड. यहाँ पर VBE नहीं होगा, सॉरी, VBB भी होगा, राइट? So the base emitter junction is always forward biased and the base collector junction in this case is reverse biased. ठीक है ना? ओके. देखो, मैंने तुमको पहले भी बताया था कि किसी भी सर्किट का एक इनपुट सेक्शन होता है और किसी भी सर्किट का एक आउटपुट सेक्शन होता है. लास्ट क्लास वी टॉक्ड अबाउट द इनपुट सेक्शन. हमने ये डिस्कस किया कि किस तरीके से अगर हम बेस इमिटर वोल्टेज को वैरी करते हैं तो IB का वैल्यू वैरी करते हैं. और मैंने ये बताया था, याद है ना, IB का वैल्यू इंक्रीज कब करेगा? तो तुमको ये समझना है कि IB के पास करंट आता कहाँ से. IB के पास जो करंट आता है कहाँ से आता है? इमिटर से आता है. तो अगर तुमको दिख रहा है कि IB वाला करंट इंक्रीज कर रहा है तो तुमको इनडायरेक्टली ये पता चल रहा है कि मीटर से अभी ज़्यादा चार्जेस आगे बढ़ रहे हैं. तो ज़्यादा चार्जेस अगर आगे बढ़ेगा तो कलेक्टर करंट भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. बात समझ में आया? तो इनपुट सेक्शन का ये कहानी था कि VBE एंड IB इज कॉल्ड एज द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक. VBE का वैल्यू अगर बढ़ा दोगे, फॉर एग्जाम्पल, VBE क्या करता है? इट इज़ ए फॉरवर्ड बायसिंग बैटरी, है ना? फॉरवर्ड बायसिंग बैटरी. ये बेस इमीटर को क्या करेगा? और फॉरवर्ड बायस करेगा और इमीटर से चार्जेस निकालेगा, बेस करंट और इंक्रीज होगा. इज दैट क्लियर? लेकिन अगर तुम ढंग से इस डायग्राम को देखो, VBB का डायरेक्ट इफेक्ट किस पे आ रहा है? IB पे आ रहा है. VBB बढ़ा दूंगा तो IB का वैल्यू क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. दैट इज द रीजन हम IB को इनपुट करंट बोलते हैं और IB को कंट्रोल करने वाला VBB है. इज दैट क्लियर? और इस पूरे कहानी में हम VCE को, कलेक्टर इमिटर वोल्टेज को क्या रखते हैं? इस पूरे डिस्कशन में हम कलेक्टर इमिटर के वोल्टेज को क्या करते हैं? कांस्टेंट रखते हैं. पता है ना, लास्ट टाइम ही तो समझाया था कि अगर तुम कलेक्टर इमिटर के वोल्टेज को बढ़ा दोगे तो क्या होगा? कलेक्टर इमिटर इज रिवर्स बायस्ड, कलेक्टर इज केप्ट एट अ पॉजिटिव पोटेंशियल. तो अगर तुमने कलेक्टर के पोटेंशियल को बढ़ा दिया तो तुम इस चीज़ को ऐसे फील करो कि तुमने कलेक्टर का इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो भूख है, जो हंगर है, उसको तुम क्या कर दोगे? इंक्रीज कर दोगे. अगर उसको इंक्रीज कर दिया, व्हाट विल हैपन? इमिटर से पहले कलेक्टर तक जितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे थे, अगर तुमने कलेक्टर के पोटेंशियल को और बढ़ा दिया, इस बार और भी ज़्यादा चार्जेस पहुंचेंगे. सो व्हाट विल हैपन टू द बेस करंट इन दिस केस? The base current in this case is going to decrease. मतलब कलेक्टर वाला वोल्टेज, कलेक्टर इमीटर वाला वोल्टेज तुम्हारे बेस करंट को क्या कर रहा है? इन्फ्लुएंस कर रहा है. और तुम ये नहीं चाहोगे. तुम किसको स्टडी करना चाहोगे? तुम सिंपली ये देखना चाहोगे कि तुम्हारा जो इनपुट करंट है उस पर VBE का क्या इफेक्ट है, बेस इमीटर वोल्टेज का क्या इफेक्ट है. तो हम क्या करते हैं, जब हम ये स्टडी करते हैं तो हम VCE को क्या करके रखते हैं? कॉन्स्टेंट बना के रखते हैं. इज दैट क्लियर? आज जो है ये इसका कहानी का सेकेंड पार्ट है. We are going to talk about the output characteristic. Is that clear? And output current क्या होता है? IC होता है. Because ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों टर्मिनल से आउटपुट निकालता हूँ तो इस ब्रांच के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है? इस ब्रांच के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है? IC करंट फ्लो कर रहा है. Is that clear? और इस ब्रांच के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? VCE पोटेंशियल डिफरेंस है. Is that clear? तो IC करंट इज द आउटपुट करंट. एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में हम किसको स्टडी करते हैं? हम ग्राफ किसका बनाते हैं? हम ये देखते हैं कि कलेक्टर इमिटर का जो वोल्टेज है, कलेक्टर इमिटर वोल्टेज बोलने के साथ साथ दिमाग में चमकेगा, दिस इज रिप्रेजेंट्स द हंगर ऑफ द कलेक्टर फॉर इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम द इमिटर. समझ में आया? VCE देखोगे तो दिमाग में ये चमकना चाहिए कि ये क्या है? दिस इज द हंगर ऑफ द कलेक्टर फॉर इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम द इमिटर. इज दैट क्लियर? और ये क्या है? दिस इज कलेक्टर करंट. दिस विल रिप्रेजेंट कि कितना इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर तक पहुंचा है. आई एम टॉकिंग अबाउट NPN ट्रांजिस्टर. NPN में कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है. मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, राइट? दैट मीन्स अगर मैं भूख बढ़ाते जाऊँ तो उसके पास कितना खाना आते जाएगा, उसका ग्राफ है ये. बिकॉज IC किसके पास आता है? कलेक्टर करंट, कलेक्टर के पास आता है. और उस करंट को बुलाने वाला कौन है? VCE है. तो VCE का इफेक्ट IC पे क्या है? दैट विल बी कॉल्ड एज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजिस्टर. कुछ समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, चीज़ों को कैसे देखना है वो बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स सी दिस ग्राफ, राइट? पहले ना मैं इस ग्राफ के इस हॉराइजॉन्टल पोर्शंस के बारे में बात करूँगा, राइट? एंड वी ऑल नो
ग्राफ देखिए, इट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर मैं VCE का वैल्यू बढ़ाते जाऊँ तुम्हारे कलेक्टर करंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दिख रहा है ना। अब ये 10, 20, 30 इसको देखने की ज़रूरत नहीं, फॉरगेट अबाउट दिस। मैं इसके बारे में अच्छे से समझाऊंगा ये क्या है। अभी सिर्फ एंड सिर्फ इस पे फोकस करो कि अगर मैं ग्राफ को पढ़ने का कोई, अच्छा इस रीजन ये जो ग्रोथ है इसको भी देखने की ज़रूरत नहीं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन ऑफ द ग्राफ, जस्ट फोकस ऑन दिस, इधर उधर नहीं भटकना। चिंता समझ में आया? ठीक है, सिर्फ इस पोर्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखो कि अगर मैं भूख बढ़ाते जाऊँ बट खाना जो आ रहा है वो क्या है? कांस्टेंट। भूख किसका? कलेक्टर का। कलेक्टर का खाना क्या है? वो जो इलेक्ट्रॉन्स मंगा के लेके आता है इमीटर से, वो कांस्टेंट है। इज दैट क्लियर? वो कांस्टेंट क्यों है? इसका जवाब बहुत ही ऑब्वियस है। तुमने बेस करंट को कांस्टेंट बना के रखा है। ये जो एक पहले ग्राफ को देखो, IB का वैल्यू तुमने क्या बना के रखा है? 10 माइक्रो एम्पियर। अभी खुद सोचो, बेस करंट कांस्टेंट है और बेस को करंट मिलता कहाँ से? इमीटर से मिलता है। बेस करंट अगर कांस्टेंट है तो इमीटर करंट भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट अस से इमीटर से कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स निकले? 200 इलेक्ट्रॉन्स निकले। इज दैट क्लियर? और बेस से कितना निकला? 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गया। दिमाग में कहानी चल रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? इमीटर दिख रहा है नहीं दिख रहा दिमाग में? इमीटर से कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स निकले? 200। बेस के रास्ते कितने निकल गया? 2। तो कलेक्टर तक कितना पहुंचेगा? 98। इज दैट क्लियर? और वो जो बेस से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलता है दैट फॉर्म्स द बेस करंट IB। और मैंने बोला कि नहीं बेस करंट कांस्टेंट है। ये जो पहला ग्राफ है इसके लिए हमने बेस करंट को कांस्टेंट रखा। इसका मतलब क्या है? हमेशा बेस से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा और बेस के पास करंट अगर आता है, कहाँ से आता है? इमीटर से आता है। इसका मतलब पूरे प्रोसेस में इमीटर से हर बार कितना सारा इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है? 200। इमेजिन हो रहा है? 200 निकला, 2 गया, ये हमेशा कांस्टेंट है। और तुम यहां पर जो कलेक्टर है जो कि इनको रिसीव करने के लिए बैठा हुआ है, इस वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो। इज दैट क्लियर? तो वो क्या करेगा? क्या करेगा? और इमीटर से इलेक्ट्रॉन्स बुलाएगा। लेकिन इमीटर से कितना इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा वो तो बेस इमीटर वोल्टेज डिसाइड करता है ना, VB डिसाइड करता है। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? इज दैट क्लियर? और वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रहा। हर बार कितना निकल रहा है? 200 निकल रहा है। हर बार तुमने ये मेक श्योर करके रखा कि बेस से कितना सारा इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा? 2 ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। IB का वैल्यू तुमने कांस्टेंट बना के रखा। तो तुम कलेक्टर का भूख जितना भी भरा दो उसको हमेशा खाना कितना मिलने वाला है? 198 इलेक्ट्रॉन्स ही मिलेगा। Are you getting the point what I'm trying to say? अगर मैं IB को कंट्रोल नहीं करता तो IB इफेक्ट हो जाता है। लेकिन समझ में आ रहा है कि IB को अगर मैं एक्सटर्नली कंट्रोल करके नहीं रखता तो अगर मैं कलेक्टर की भूख को बढ़ा दूं तो अब इसलिए बेस करंट क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। बट मैंने यहाँ पर इंटेंशनली सर्किट में ऐसा चेंजेस करके रखा है। देखो सारा रेजिस्टर्स, वेरिएबल बैटरीज लगा के रखा है हमने। बात समझ में आए? इनको वैरी करके हमने हमेशा IB को क्या बना के रखा है? कांस्टेंट बना के रखा है। मतलब IB से हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, 200 आएगा यहाँ से और हर बार कलेक्टर के पास कितना पहुँचेगा? 198 ही पहुँचेगा। इसका मतलब ये हुआ तुम कलेक्टर के पोटेंशियल को जितना भी बढ़ाते जाओ, अगर तुमने IB को कांस्टेंट बना के रखा तो हर बार इन दिस एग्जांपल कलेक्टर के पास 198 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे होंगे। सो व्हाट विल हैपन विद द करंट? द करंट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। कम ऑन, समझ में आया नहीं आया? किसी को कोई डाउट? कम ऑन। अगर मैंने IB का वैल्यू 20 माइक्रो एम्पेयर कर दिया तो ग्राफ में क्या डिफरेंस आया? अगर मैंने IB के वैल्यू को 20 माइक्रो एम्पेयर कर दिया तो इस ग्राफ में, IC के ग्राफ में क्या फर्क आया? ऊपर चढ़ गया। इस करंट को हम सैचुरेशन करंट बोलते हैं। क्या करंट बोलते हैं हम? सैचुरेशन करंट। तो पहले वाले केस में फॉर एग्जांपल 198 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे थे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये और एक एक्सपेरिमेंट किया हमने, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमने IB का वैल्यू 20 माइक्रो एम्पेयर बना के रखा। क्या बना के रखा? 20 माइक्रो एम्पेयर। अभी बताओ तो इस चीज़ को तुम कैसे इंटरप्रेट करोगे? अगर तुमको IB 20 μA दिख रहा है तो तुमको क्या समझ में आया इससे? हाँ एग्जैक्टली। जब 10 माइक्रो एम्पेयर था भाई, ये आता कहाँ से है? इमीटर से आता है ना। ये जो भी करंट आता है कहाँ से आता है? इमीटर से आता है। तो IB का वैल्यू अगर 20 हो गया मतलब इस बार इमीटर से ज़्यादा चार्जेस निकाला तुमने। VB का वैल्यू इस बार बढ़ा दिया है। बोला था ना इमीटर के पास 1000 इलेक्ट्रॉन्स है। VB का वैल्यू पहले 100 को मोटिवेट करता आगे जाने के लिए। VB का वैल्यू और इंक्रीज करोगे तो 200 को मोटिवेट करेगा। VB का वैल्यू और इंक्रीज करोगे तो 300 को मोटिवेट करेगा।
समझ में आ रहा है? तो तुमको ये समझ में आता है कि IB का वैल्यू अगर मैंने इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब मीटर करंट भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. नाउ मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग फ्रॉम द इमीटर. इज दैट क्लियर? मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग फ्रॉम द emitter. इसका मतलब what will happen to the collector current? More number of electrons will be reaching the collector. The rest of the story will remain the same. Whatever you do VC का वैल्यू तुम जितना भी बढ़ा दो, जितना पहुंचना है हर बार उतना ही पहुंचेगा. Is that clear? 30 माइक्रो एम्पियर में और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा इमिटर से, तो कलेक्टर करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. राइट? इंक्रीज मतलब इन ग्राफ्स के रेस्पेक्ट में 10 में जितना कलेक्टर करंट था 20 में उससे ज्यादा होगा, 30 में उससे कलेक्टर करंट ज्यादा होगा. तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इज दैट क्लियर? पक्का? लेकिन फॉर 30 माइक्रो एम्पियर इस पूरे रीजन में कलेक्टर करंट और फर्दर इंक्रीज नहीं होगा, वो कांस्टेंट होगा. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सैचुरेशन करंट. राइट? तो ये बताओ ये कहानी कब तक चलेगा? 10 कर लिया, 20 कर लिया, 30 कर लिया, 40 कर लिया, कब तक चलते रहेगा? क्या चलते रहेगा? क्या बात को समझो. कलेक्टर एंड बेस दोनों को अपना करंट इमीटर से ही मिलता है, और इमीटर के पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फ्री चार्जेस है. बोला था मैंने एकदम पहले क्लास में, मान लो 1000 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहले तुमने 100 को भेजा इमीटर से, फिर 200 को भेजा, फिर 300 को भेजा, 400, 500, VB को बढ़ाते जाओगे. भेजता कौन है आगे? VB भेजता है. VBB जो तुमने यहाँ पर बाइसिंग बैटरी लगा के रखा है, वो रीजन है इलेक्ट्रॉन्स को आगे धक्का देके भेजने का रीजन. तो इसको बढ़ाते जाओगे, 100 जाएगा, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, एक वक्त आएगा कितना जाएगा? 1000 जाएगा. कहानी वहां पर खत्म. उसके बाद तुम अगर VB के वैल्यू को और भी बढ़ा दो, 1000 ही इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वहां से. समझ में आया? मतलब सैचुरेशन पॉइंट वहां पर भी पहुंच चुका है. तो ये ग्राफ बनते नहीं जाएगा, पूरा एक वक्त में रुकेगा. इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो तुमको ये समझ में आ गया कि ग्राफ का इस पोर्शन का मतलब क्या है. तुमको ये समझ में आ गया कि अगर मैं बेस करंट को वैरी करते जाऊं तो क्या इफेक्ट पड़ता है. और इसके बारे में ना कहीं पर लिखा हुआ नहीं रहता कि ग्रो क्यों करता है इनिशियली. जब VC का वैल्यू बहुत छोटा है तो करंट ग्रो क्यों करता है, ग्रो करके फिर कांस्टेंट हो जाता है. हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. अगर कोई ढंग से समझा है ना, उसके दिमाग में ये डाउट आएगा ही कि सर इनिशियली ग्रो क्यों करता है. और बहुत ही इंटरेस्टिंग से एक्सप्लेनेशन है, मजा आएगा तुमको सुन के. ध्यान से देखो, मैं तुमको एक स्कीमेटिक डायग्राम बना, देखो अगर मैं एकदम डिटेल्स में जाऊँ समझाना बहुत मुश्किल होगा. मैं एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन लेके तुमको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है? याद रखना, मैंने यहाँ पर इमीटर को ज़मीन के साथ कनेक्ट करके रखा है. इसका मतलब ये क्या होगा? 0 वोल्ट. ठीक है ना? ये 0 है. इस तरफ जाऊँगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब रजिस्टर को जस्ट इग्नोर करो. बेस विल बी एट ए पॉजिटिव पोटेंशियल. तो मैंने इमीटर के पोटेंशियल को 0 मान कर रखा एंड बेस के पोटेंशियल को 0.8 वोल्ट मान कर रखा. अरे 0.7 से ज़्यादा करूँगा ना फॉरवर्ड बाइस करने के लिए. आई एम जस्ट टेकिंग नंबर्स टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड. इसको मैंने 0 माना, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाऊंगा, कुछ ड्रॉप यहाँ पर होगा. लेना इससे बेस का पोटेंशियल कितना? 0.8 वोल्ट. राइट? ये अगर 0 है तो कलेक्टर का पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लस. तो कलेक्टर का पोटेंशियल भी कुछ पॉजिटिव में होगा. कम ऑन, टेल मी समथिंग. कुछ आया समझ में? अनुराग तू हमेशा इतना क्या बोलते हो इसको, क्या फेस बोलते हो इसको? पोकर फेस बोलते हैं ना. कुछ समझ नहीं आता, मतलब तेरे को समझ में आया नहीं आया? बट इसका क्या है? 0. कम ऑन, एक चीज समझाने का कोशिश करता हूँ. ये 0 वोल्ट है. एक बात को समझो कि तुमने यहाँ पर VBB को वैरी नहीं किया, लेकिन बिकॉज VB क्या है? कांस्टेंट है. मतलब ऐसा समझो कि VB कांस्टेंट है, लेकिन VCC को क्या कर रहे हो तुम? वैरी कर रहे हो. VCE किस पे डिपेंड करता है भाई? VCC पे डिपेंड करता है. ये वेरिएबल है. बात को समझो. तो यहाँ पर जो इसको तुमने अगर 0 वोल्ट माना, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसका मतलब कलेक्टर ऑल्सो विल बी एट पॉजिटिव पोटेंशियल. बात समझ में आया? और कलेक्टर का भूख मैं धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूँ. यही है ना कहानी. कलेक्टर का पोटेंशियल मैं धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूँ, कलेक्टर का भूख मैं धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूँ. मतलब इस एंड का जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया है वो धीरे धीरे क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है. बात को समझो. इज दैट क्लियर? फिर से इमीटर 0 वोल्ट पे, बेस का वोल्टेज मैंने फिक्स करके रख दिया 0.8. एंड कलेक्टर के साथ ही हम खेल रहे हैं अभी. कलेक्टर के भूख को वैरी करवा रहे हैं, ये देखने के लिए कि कलेक्टर के पास खाना कितना आता है. खाना इस वक्त कलेक्टर करंट. तो उसको हम वैरी कर रहे हैं 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करके मैं वैरी कराऊंगा इसको. इज दैट क्लियर? अभी ध्यान से देखना. Positive charges always move from a region of higher potential to lower potential. And what about electrons?
दे मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, उल्टा मूव करता है ना। समझ में आ रहा है नहीं यार? ध्यान से देखो, जस्ट ये अगर 0.8 वोल्ट है, ये अगर 0 वोल्ट है, तो अगर पॉजिटिव चार्जेस होता, होल्स अगर होता, तो किधर मूव करता? 0.8 से 0। इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेगा? 0 से 0.8। दैट इज द रीजन आई एम सेइंग इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। बिकॉज इस पूरे कहानी में मैंने एग्जाम्पल NPN ट्रांजिस्टर का लिया था, तो मैं उसी कहानी को कंटिन्यू करूंगा। मैं इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में ही बात करूंगा। तो किस लाइन को याद रखोगे? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये लाइन याद रखना, इस लाइन को यूज करके डिस्कस करेंगे। अभी ध्यान से देखना, इमीटर इज एट लोअर पोटेंशियल, बेस इज एट हायर पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो करेगा? बोलो, ऐसा करंट फ्लो कर रहा है, ये तो हमेशा, ये तो करता ही था पूरी कहानी में, तो मीटर टू बेस ही जाता है पूरी कहानी में। इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां तक जाते हैं? मीटर टू बेस। दिस इज नथिंग न्यू, बट व्हाट इज न्यू इज दैट इफ दिस वोल्टेज इज वेरी वेरी लेस, स्टार्टिंग में ये वैल्यू क्या बहुत कम है, सो दिस इज एट लोअर पोटेंशियल एंड बेस रिलेटिवली इज एट हायर पोटेंशियल, विच मीन्स कलेक्टर के पास भी तो, कलेक्टर भी तो NPN है ना, यहां पर भी तो इलेक्ट्रॉन्स है। So in this case what is going to happen? Electrons are going to move from collector to base, मतलब इस तरफ करंट फ्लो करना चालू करता है। Initially when the collector voltage is very very less, then your collector base junction is also forward biased। समझ में आया मैंने क्या कहा? क्योंकि हम यहाँ पर VC का वेरिएशन स्टडी कर रहे हैं। जब VC का वैल्यू बहुत छोटा है तो तुम्हारा कलेक्टर बेस जंक्शन भी क्या है? फॉरवर्ड बायस्ड ही है। समझ में आया? इधर से कितना निकला? 100, उधर से आया कितना? 20, और थोड़ा ज्यादा कर देता हूँ, इधर से 100 निकला, इधर से कितना है? 50, तो फाइनली गया कितना? 50। भाई मीटर के पास ज्यादा चार्ज कैरियर्स है, समझ में आ रहा है? और इसके अक्रॉस वोल्टेज अप्लाइड भी ज्यादा है, 0.8 वोल्ट का डिफरेंस है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 0.7 का। तो ऑब्वियसली ये वाला करंट ज्यादा होगा, ये वाला करंट क्या होगा? कम होगा। लेकिन अगर 100 निकलता है, इधर 50 टू आ गया, तो क्या होगा? 50। मैंने 50 प्लॉट कर दिया, इधर 50, इस वोल्टेज में 50। ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर मैंने इसको 0.2 से बढ़ा के 0.3 कर दिया। अभी भी इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर ही मूव करेगा। मैं इसको लेके बात कर ही नहीं रहा, फॉरगेट अबाउट दिस। ये तो हमेशा ही होता है, इमीटर से इलेक्ट्रॉन्स हमेशा आगे जाता ही है। आई एम कंसर्न अबाउट दिस एंड। अभी अगर तुमने वोल्टेज को 0.1 से 0.3 कर दिया तो क्या होगा? मैंने कहा था कि जब 0.1 था 50 इस तरफ जा रहे थे, 0.3 होगा तो क्या होगा? द पोटेंशियल डिफरेंस हैज डिक्रीज्ड। ये 0.3 0.8, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस नाउ? 0.5। पहले पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 0.7। डिफरेंस डिसाइड करता है कि कितना चार्जेस मूव करेगा। तभी क्या होगा? 50 नहीं जाएगा, कितना जाएगा? 30, और यहां से आया कितना? 100। तो नेट फ्लो कितना हो गया? 100 माइनस कितना? 70। तो थोड़ा राइज कर गया ऊपर। समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो ये है इसका अंदर का कहानी। एक फाइनली पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये वोल्टेज इससे क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ये तो मैंने बहुत सरफेस लेवल पे समझाया। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये कलेक्टर फिर से क्या हो जाएगा? बेस के रिस्पेक्ट में रिवर्स बायस हो जाएगा। उसके बाद का कहानी ये है, जब तुम्हारा ग्राफ क्या हो जाता है? स्ट्रेट हो जाता है, सेचुरेट हो जाता है। नहीं आया समझ में? क्या ये कलेक्टर का हमेशा फॉरवर्ड बायस कंडीशंस में रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। जब इसका वैल्यू, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, जस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड। एक टाइम आएगा कि इस कलेक्टर का वैल्यू 0.9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.9, और ये कितना हो जाएगा? 0.8 ही रहेगा ये, फॉर एग्जाम्पल। इन दैट केस क्या होगा? मतलब कलेक्टर इज नॉट रिवर्स बायस्ड। अभी इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो करेगा? इधर ही फ्लो करेगा। उस वक्त का कहानी ये है, उसके पहले का कहानी ये था। मतलब व्हेन द कलेक्टर वोल्टेज इज वेरी वेरी लेस, then collector base junction also becomes forward biased along with base emitter junction. That is the reason initially वो क्या करता है? ग्रो करता है। उसके बाद जब एक बार कलेक्टर रिवर्स बायस हो गया, उसके बाद का कहानी तुमको पता है। कोई डाउट? हाँ हाँ, मिली एम्पियर में है, लेकिन भूलना मत, बेस करंट इन म्यू ए। अब भाई ये सब पूछा जाता है, कलेक्टर करंट इमीटर करंट इन मिली एम्पियर में रहता है। समझ में आ रहा है ना? बहुत लोग का जान निकल जाता है इसको समझने में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे से आज ही पढ़ा है ना, आज ही जाके रिवाइज करो, एक स्टे बैक विथ यू।
अगर 10 दिन बाद कॉपी खोलोगे ना तो ये गया और हाथ से। इज दैट क्लियर? पॉज करो अगर, आई थिंक सो ये